नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ साइड। मैं हूं आपके साथ रवीश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित भी उन्होंने किया। इस अवसर पर हाल ही में पेश हुए बजट में एनर्जी सेक्टर को लेकर उठाए गए कदमों की चर्चा की और 2014 से अब तक पिछले 9 सालों की उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री ने गिनाई। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का दावा किया और इसके लिए बजट में उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। वहीं इंडिया एनर्जी वीक 2023 कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आईएमएफ ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कर्नाटक को हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की सौगात भी दी। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। साथियों, आज यहां तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भी काम शुरू हुआ है। फूड पार्क, हेलीकॉप्टर कारखाने के बाद तुमकुरु को मिला एक और बड़ा उपहार है। जो ये नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा, इससे तुमकुरु कर्नाटका के ही नहीं बल्कि भारत के एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। इस साल के गरीब हितैषी, मध्यम वर्ग हितैषी बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए सब जुड़े, सब जुटे, सबका प्रयास कैसे हो, इसके लिए ये बजट बहुत ताकत देने वाला है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा,
उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। आने वाले समय में यह भारत भूमि एक बार पुनः विश्व के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का यह केंद्र होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज का यह समारोह इसका एक बड़ा प्रमाण है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह निश्चित ही साथियों, यह निश्चित ही रक्षा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। स्वयं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस फैसिलिटी का शिलान्यास और आपके ही कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आपके कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह उद्घाटन रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक माइलस्टोन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों और संगठन समेत समस्त राष्ट्र को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह उद्घाटन कर्नाटक राज्य में उन अनगणित वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही यह फैसिलिटी हमारे सामने महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक संत से प्रेरित स्वदेशी आंदोलन का भी एक प्रतिबिंब उपस्थित करती है। बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्टिव मोड में आ गई है। कर्नाटक का दौरा कर पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 150 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने का दावा भी किया। कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो न कांग्रेस के पास संगठन है, न उनके पास कार्यकर्ता है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है, न उनके पास नेतृत्व है। तो कांग्रेस कैसे चुनाव जीत सकती है? भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ताओं का एक फौज है और शक्तिशाली संगठन है। उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वह, और बुमई जी के नेतृत्व में अभी जो काम हो रहा है, पहले येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में वह जन कल्याणकारी जो काम हो रहे हैं वह उपलब्धियां को भी हमारे पास है। तो जब हमारे पास सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कांग्रेस में ही डिवाइडेड हाउस है, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया हमेशा लड़ते रहते हैं, इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 150 सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। देखिए, यह सिद्धरमैया जी की सरकार थी, सबको मालूम है किस प्रकार से घोटाले होते थे। टीचर के भर्ती में घोटाला, पुलिस के भर्ती में घोटाला, बिजली के एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा घोटाले उनके समय होते थे। और आज भी लोग भूले नहीं है, जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे जिस प्रकार पीएफआई का जाल वहां फैला था, 23 हिंदुओं की हत्या होती थी, सरेआम पद संचलन होता था। तो यह लोग भूले नहीं है, आज भी डरावना सपना दिखता है। इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने विधानसभा में 2023-24 के लिए 2,90,396 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने कृषि के लिए 26,831 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए विशेष विकास निधि के रूप में 36,750 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ओर से लाए गए दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत लाभुकों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। तो तेलंगाना विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश हुआ। 23-24 के बजट के लिए 2,90,000 करोड़ रुपए का ये बजट था। दलित बंधु योजना के लिए 17,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सबसे पहले बजट समझ लीजिए। 2,90,000 करोड़ रुपए का ये बजट था, जिसमें 17,700 करोड़ रुपए की जो बात है वो दलित बंधु योजना के लिए ये रकम जो थी आवंटित की गई। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ बजट में वो भी आपको बताते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत 36,750 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। 36,750 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए। अब कृषि की भी बात कर लेते हैं। कृषि के लिए 26,831 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। बजट में स्वास्थ्य के लिए क्या प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य विभाग के लिए 12,161 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने ये जो बजट था वो पेश किया। तेलंगाना राज्य का गठन होके सिर्फ 8 साल हुआ है, 8.5 ईयर्स हुआ है, लेकिन इस 8 साल में हमने बड़ी सी बड़ी डेवलप्ड स्टेट्स के साथ हमने कम्पीट किया है। आज हम एक सीड बॉल ऑफ इंडिया के तरह, अन्नपूर्णा के तरह इस देश में प्रोग्रेस कर पाए हैं। वो सारा प्रोग्रेस आज इस बजट में रिफ्लेक्ट करता है। हमारा पहला बजट 62,000 करोड़ का था, आज हमारा बजट 2,90,000 करोड़ का है, यानी 5 गुना हमने डेवलपमेंट करके दिखाया है। और जिस तरीके से हमने हमारे स्टेट में संपत्ति बढ़ाई है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हमने पॉपुलेशन वाइज किया है। तो ये एक तरीके से पूरे देश को इंस्पायर करने वाली बात है। हमने अभी यूनियन बजट देखा है, यूनियन बजट में जिस तरीके से रूरल डेवलपमेंट को नजरअंदाज किया गया है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग है। और तेलंगाना गवर्नमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा रूरल डेवलपमेंट के लिए देती है, क्योंकि आज जो पूरा वर्ल्ड में एक स्लम्प इन द इकोनॉमी है, उसको फेस करने के लिए इंडिया के पास एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी। सो वो समझते हैं केसीआर साहब, इसीलिए हमारा बजट वो रिफ्लेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट। मेरा ये डिमांड है मोदी जी से, रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स में एटलीस्ट आप जो एनआरईजीएस का फंड आपने काटा है उसको आप दे दीजिए, क्योंकि आज लाखों बेरोजगार युवा जितने भी हिंदुस्तान के गांवों में हैं, वो एनआरईजीएस पे डिपेंड करते हैं। उससे एटलीस्ट गांव में थोड़ा तो पैसा जाता है। तो आई डिमांड दैट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में एनआरईजीएस का बजट बढ़ाना चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अदानी समूह से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें आपके सामने, चेन्नई की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैदराबाद की, बेंगलुरु की और तिरुवनंतपुरम की। तो ये साउथ के जो 4 स्टेट हैं और 4 मेजर सिटीज हैं, वहां पे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी मामले को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी मसले पर संसद भवन के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और जेपीसी गठित करने या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच करने की मांग की। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये बेंगलुरु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अडानी मामले और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर प्रदर्शन किया। ये तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हैं, जहां पे कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है और साथ ही साथ उनको बस में ले जाया जा रहा है। तो तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें, केरल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों में घिर चुके हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वहीं बीआरएस एमएलसी के कविता ने भी अडानी मामले को लेकर सरकार की आलोचना की। कविता ने इस मामले को लेकर जांच की मांग की है, साथ ही अडानी मामले में अपना विरोध भी जताया है। अदानी जी का जिस तरीके से शेयर वैल्यू गिर रहा है, अदानी जी का जिस तरीके से कंपनी का दिन ब दिन जो वैल्यू गिरते जा रहा है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत लिमिटेड इसका एक्सपोजर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन हर जगह आप देखिए, एसबीआई या तो जिसने एलआईसी ने जितने शेयर्स इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे देखेंगे तो आप किसी आदमी का, किसी कंपनी का जनवरी 23 से लेके अब तक आधा से ज्यादा वैल्यू गिर जाता है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रोब करना चाहिए। शेयर वैल्यू अदानी जी का जनवरी 23 में 3,600 रुपीज के आसपास था, 3,436 था। आज के डेट फरवरी 6 पे उनका शेयर वैल्यू 1,483 रुपीज को गिर गया है। इस पे जरूर प्रोब होना चाहिए। हमारी डिमांड है बीआरएस पार्टी की तरफ से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए, जिसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर सभी दल के होंगे। तो एक इम्पार्शियलिटी से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब देश को इतना प्रभावित करने वाला कुछ भी घटना घटती है तो प्रोब तो जरूर होना चाहिए।
आम चुनाव से पहले केसीआर तेलंगाना से बाहर पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ में केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति के बैनर तले रैली की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अब उनके आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया है। उन्होंने कहा कि केसीआर झूठ बोलते हैं, केसीआर और झूठ साथ साथ चलते हैं। तेलंगाना की जनता जागरूक हो गई है, तेलंगाना की जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार जाना चाहते हैं। केसीआर झूठ बोलते हैं, उनका झूठ बोलने का कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है। झूठ केसीआर साथ साथ चलते हैं, उनका परिवार हो, केसीआर हो, झूठ बोलने का आदत है। झूठ बोलने से वो पार्टी चलाते हैं, झूठ के द्वारा सरकार चलाते हैं, झूठ के द्वारा बीआरएस चलाने के लिए प्रयास करें। मगर मैं यही आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना जनता जागरूक हो गए, केसीआर से, केसीआर परिवार से तबाह हो गया। आने वाले दिन में केसीआर को जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे वो सब मालूम हो जाएगा। जनता अभी तेलंगाना जनता को सुनने को तैयार नहीं, इसलिए वो महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, इसलिए वो कर्नाटक जाना चाहते हैं, इसलिए वो बिहार जाना चाहते हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रांतों को जाना चाहते हैं। वो अभी खुद लोग बोलना चाहिए, देश का नेता खुद बोलते हैं, खुद का पोस्टर में खुद का लिख लेते हैं, मैं देश का नेता हूँ, मैं देश का नेता हूँ। देश का नेता खुद बोलने से नहीं, आम जनता बोलना पड़ेगा, समाज बोलना पड़ेगा, जब भी नेता बनेगा आप। केरल पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के चलते केरल पुलिस ने एक दिन में राज्य भर में 2500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान कोझिकोड पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वो कथित तौर पर बेंगलुरु से केरल में नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 55 ग्राम MDMA जब्त किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस आरोपी के सभी साथियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। तो कोझिकोड पुलिस ने नाइजीरियन को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु से केरल में नशे की कर रहा था तस्करी। केरल पुलिस की तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पे उन्होंने नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में थाई पुसम का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर स्कंद आश्रम हुडको में भगवान कार्तिकेय की पूजा की गई, जिसके बाद करीब 50 से ज्यादा महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर कांवड़ यात्रा निकाली। कलश में अभिषेक की सामग्री दूध, दही, चंदन आदि रखी गई थी, जिससे भगवान गणेश का विशेष अभिषेक किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। बता दें कि हर साल माघी पूर्णिमा पर थाई पुसम त्योहार मनाया जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 50 से ज्यादा महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखकर यहाँ पे यात्रा निकाली। थाई पुसम पर लोगों ने पूजा अर्चना की, कांवड़ यात्रा यहाँ पर निकाली गई और भारी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो यहाँ पे जमा हुए। तो थाई पुसम पर लोगों ने पूजा अर्चना की। 50 से ज्यादा महिलाओं ने निकाली कांवड़ यात्रा। साउथ साइड में आज के लिए इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।